नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं द एस्पिरेंट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ राजेश भदौरिया सर हैं, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी के जाने माने टीचर और मेंटोर हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद हिमांशु जी आपका भी, और इस अमूल्य समय के लिए, मौका देने के लिए, ताकि हम जो भी सिविल सेवा के एस्पायरेंट्स हैं, इच्छुक, उनसे रूबरू हो सकें, कुछ बात कर सकें। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस सवाल से कि ज्योग्राफी का क्या और कितना महत्व है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। किसी भी एस्पिरेंट के लिए कहने का मतलब केवल सिविल सर्विसेज ही नहीं, यहाँ तक कि लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए भी अगर कहा जाए तो ज्योग्राफी उनकी तैयारी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। 100 क्वेश्चंस को अगर आप एक आधार मान लें तो 100 क्वेश्चंस में 20 to 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आते हैं, और ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किए जा सकते हैं। तो संख्या और सहजता, सफलता, तीनों के आधार पर ज्योग्राफी काफ़ी भरोसेमंद है। सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा हमारे एस्पिरेंट की तरफ से कि वो क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं ज्योग्राफी पढ़ते समय। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ज्योग्राफी पढ़ते समय बच्चे बड़ा लॉजिकली कनेक्ट होते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, और जहाँ तक उनके नोट्स में या जो उनकी गाइड बुक्स होते हैं उनमें जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उस एग्जाम्पल को वहीं बुक पर पढ़कर रह जाते हैं। जबकि वस्तुतः ये होना चाहिए कि उस लोकेशन को वो एक बार एटलस पर जाके जरूर देखें। अब जब वो एटलस पर उसको देखते हैं तो उसके नियर बाय एरिया और भी कुछ चीजें दिखती हैं, तो उससे एक मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि क्या इनके बीच कोई संबंध है, या ये एक ही जगह पर दो अलग अलग क्षेत्र की चीजें हैं। अगर वो लिंक हो रहे हैं तो फिर उस पर चिंतन चलता है, थोड़ी थॉट प्रोसेस ऑन होती है। अगर थॉट प्रोसेस ऑन हो गई तो फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे सिंपल एक मैप में हम वहाँ कोल माइन देख रहे हैं, बगल में आयरन ओर माइन देख रहे हैं, और ठीक पास में टिस्को का प्लांट जमशेदपुर दिख रहा है। तो अब ये चिंतन आना चाहिए कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। एनसीईआरटी हमें मदद करेगी, इन तीनों को रिलेट करेगी कि स्टील का रॉ मैटर है तो ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ होगी। लेकिन अगर जब तक हम एटलस पर नहीं जाएंगे और उसको लिंक नहीं करेंगे, केवल एनसीईआरटी के टेक्स्ट में पढ़ लिया कि जमशेदपुर में ऐसा है, लेकिन कौन सा माइन है, मिनरल है, एक एटलस पर अगर एक नजर हो जाए, मेरे समझ से सभी की तैयारी में उन्हें मनवांछित सफलता मिल जाएगी, और ये बड़ा सहज भी होगा, आसान भी होगा। ठीक इसी से सर जुड़े रह के मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके की किताबों से बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए और किन किताबों को पढ़ना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। देखिए, कंपटीशन, जिसके आप लोग प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं, प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति जाता है तो जीतने के लिए ही जाता है, स्वाभाविक बात है। और जीतने के लिए हम लोग जब तैयारी करते हैं तो न जाने कितनी नई चीजें अपने आप में शामिल करते हैं, लेकिन जो भी चीज हम अपने ऊपर, अपने हथियार, वेपन्स, तैयारी लेते हैं, वो हमारे अपने मूल ढांचे पर आते हैं। मूल ढांचे की जो चीजें हैं उन्हें हम रिवाइज करें, बचपन में जो हमने पढ़ रखा है, जो एनसीईआरटी वगैरह देख रखी है, उसमें जो हमारे दिमाग में पहले से निश्चित है कि ये सही है, उसे कभी ना छोड़ें। और जो नई चीजें जितनी आती हैं उन्हें उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, और जब तक कि आपके वो मौलिक चिंतन या बेसिक कंसेप्ट जो प्राइमरी में टीचर से पढ़ रखा है उसके लेवल पर ना आ जाए, तब तक चिंतन और डाउट क्लियरेंस अपने टीचर से अवश्य करते रहे। ये सबसे बड़ी तैयारी का आधार है। और जो मिस्टेक्स में भी मैंने बताया कि लोग सोचते हैं कि हमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली और वो इंस्टीट्यूट ही सब कुछ हमें ऐसा कर देगी। नहीं, इंस्टीट्यूट केवल आपकी पॉलिशिंग कर सकता है और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। कितना आपके अंदर खुद मेटल है, कितना कंटेंट है, बस उस कंटेंट को बढ़ाइए, उस मेटालिक कंटेंट को बढ़ाना होगा। और मेटालिक कंटेंट में जल्दबाजी नहीं, थोड़ा ये टाइम लेता है, बस यही कहा जा सकता है। सर, अभी आपने एटलस की बात की, तो ज्योग्राफी के अलावा किस अन्य विषय में एटलस हमारी हेल्प कर सकती है? एटलस के हमारे दो तरह के मैप होते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल। फिजिकल मैप तो पूरी तरह
ज्योग्राफी के लिए डिवोटेड होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट का ही अगर हम पॉलिटिकल मैप लें तो उसमें कंट्रीज होते हैं, और किसी एक कंट्री का अगर हम पॉलिटिकल मैप लेते हैं तो उसके स्टेट्स बटे हुए होते हैं। अगर इन पॉलिटिकल मैप में जो भी हमारा फोकस्ड कंट्री या स्टेट है उसके बारे में, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो मैप को देखें तो उसके पड़ोसी स्टेट्स या कंट्री को देखें। और पड़ोसी स्टेट्स या कंट्री को देखने से एक तो अगर वो स्टेट या कंट्री चर्चा में है, जैसे मान लो यूक्रेन ही चर्चा में है, तो यूक्रेन के अपने पड़ोसी देशों को देखें। अब जिसके भी जो पड़ोसी देश होते हैं संभवतः संसाधनों के बंटवारे को लेकर वो प्रतिस्पर्धी होते हैं। कौटिल्य भी कहते हैं कि पड़ोसी हमारा दुश्मन ही होता है। तो पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है वो मित्र हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये तो सुना ही है आप लोगों ने। तो इस बेस पर IR, जिसे इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, जहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ग्रुपिंग होती है और लोगों के अपने साझे हित होते हैं, उन्हें निर्धारित करने में बड़ी मदद, एक हमें एक तरीके से इंसाइट डेवलप हो जाती है कि ये इसके साथ हो सकता है, ये एक्स कंट्री के वाई कंट्री के साथ हो सकता है। तो अब हम अगर उनका IR देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे, और वो ऐसे फैक्ट्स अगर हमें पढ़ने को मिलते हैं तो सब काफी अच्छा लगता है और ये इंटरेस्टिंग बनाता है, और हमारी तैयारी की जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर हम एटलस देखना सीख रहे हैं तो केवल ज्योग्राफी नहीं, इंटरनेशनल स्टडी नहीं करेगा, स्पोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे जो हैं और भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उन सबको हम समझ पाएंगे, इकोनॉमिक ट्रेडिंग ब्लॉक समझ पाएंगे। तो इसलिए एटलस बड़ी भूमिका निभाती है प्रत्यक्ष रूप से ज्योग्राफी में, इसके अलावा इकोनॉमी में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझने में बड़े हमें सहूलियत प्रदान करती है। सर, अक्सर देखा जाता रहा है GS मेंस के पेपर में कुछ सेट पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइक्लोन या माउंटेन्स। पिछले ही वर्ष जल संधियों की ट्रेडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जिसके बारे में लोगों ने बोला था कि ये कुछ हट के क्वेश्चन है या सिलेबस से बाहर है। तो क्या सर सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। ये बात इसलिए आ जाती है क्योंकि पिछले 2-3 जो वर्षों में प्रश्न आए होते हैं, लोग उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, और यहाँ तक कुछ लोग तो भ्रमवश ये समझ लेते हैं कि सिलेबस ही है ये। वस्तुतः वो पूरे सिलेबस पे नजर भी नहीं डालते। अगर हम लोग देखें तो हमारे सिलेबस में ज्योग्राफी के इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर होता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट लिखा होता है। जल संधियां हैं जिसे स्ट्रेट कहते हैं, या स्थल डमरू मध्य जिन्हें इस्थमस कहा जाता है, इनका परिवहन में यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा महत्व है। वस्तुतः ये प्रश्न ट्रांसपोर्ट सेक्टर का था, और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के आधार पर किसी के व्यापार में, जैसे इन्होंने स्वेज इस्थमस और स्वेज कैनाल को लेकर के उसके ट्रेडिंग सिग्निफिकेंस पर बात की, क्योंकि जो स्वेज है वो साउथ एशिया ब्लॉक और साउथ ईस्ट एशिया ब्लॉक को वेस्टर्न यूरोप से और वेस्टर्न एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। एक तरफ ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल हब है, दूसरी तरफ ये है कि साहब इंडस्ट्रियल डेफिशिएंसी है प्रोडक्ट की। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जिन्हें औद्योगिक उत्पाद की एक बड़ी मांग है, दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो भौगोलिक दूरियां कम करने के लिए जल संधियों और इस्थमस को यानी स्थल डमरू मध्य को काट करके कैनाल बनाई जाती है। जल संधियों को गहरा करके उन्हें नेविगेशन के उपयोग में लाया जाता है, ताकि हमारी डीजल पेट्रोल और समय की बचत हो सके और लोगों को कम कीमत पर दूर बाजारों में हम सामान पहुंचा सके। ये थीम होती है। इस थीम के बेस पर आपको अपने आंकड़े देने होते हैं, यानी वस्तुतः ये इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन था, और जिसे लोगों ने भ्रमवश ये कह दिया कि ये सिलेबस से बाहर है। ये लैक ऑफ कंसेप्ट क्लैरिटी जिसे हम कहेंगे, उसका मुद्दा है। सर, इतना डिस्क्रिप्टिव हो के आपने बताया, मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी एटलस जाके खोल लूँ। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आयोग ने पिछले वर्ष यूक्रेन के बारे में, उससे पहले तुर्की के बारे में
इस साल इजिप्ट न्यूज़ में है। तो सर आयोग क्या हमारी जागरूकता जानना चाहता है या ज्योग्राफी को करंट से रिलेट करके, मतलब किस तरीके से, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। आयोग निसंदेह जो भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लेवल ऑफ अवेयरनेस को जांचता है और वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। अगर व्यक्ति में इंटेग्रिटी है, अखंडता है, तो उस अखंडता को जांचने का आधार ये होता है कि वो अपने जीरो से, रूट से जुड़कर देखेगा। हम लोग टेलीविजन देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, वहां कोई भी देश चर्चा में आ जाता है तो कहाँ है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। अगर मान लो वहां कोई एक्सप्लोजन हो गया है तो वो लोग भाग के पड़ोसी देशों में जाएंगे, पड़ोसी देश आने देंगे, नहीं आने देंगे। इस तरह की जो बहुत मौलिक बातें हैं मानव जीवन की, जो उसके बारे में चिंतित है, निसंदेह उसे प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए। और अगर वो चिंतित रहा होगा तो उसने पड़ोसियों का मैप देखा होगा, तो फिर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट सर्विस कमीशन हो, वो इस पर प्रश्न बनाते हैं। तो इसलिए ये जो आपके अंदर थॉट आया कि क्या वो हमारी अवेयरनेस जांचना चाहते हैं, बिल्कुल अवेयरनेस के द्वारा वो आपके व्यक्तित्व का भी पता करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी हैं तो आप निसंदेह इन प्रश्नों को बड़ी सहजता से कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी में ज्ञान एक बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। उसका व्यक्तित्व अपना, जो उसके वर्च्यू हैं, जो ह्यूमैनिटी के अपने गुण हैं, वो बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को भटकने नहीं देते, ज्ञान के सागर में डूबने नहीं देते। वो ज्ञान के सागर के उत्प्लावन शक्ति का उपयोग करके उसे तैर कर पार करना चाहते हैं। वही हमारी समस्याओं का निदान। सर आपने ज्ञान के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी जोर दिया है, लेकिन सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। तो सर मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। डेक्कन ट्रैप्स मीन्स हमारा पेनिनसुला का वेस्टर्न पार्ट, जिसके ऊपर बेसाल्टिक रॉक कवर है और उसके नेचुरल रिसोर्सेज और उनके पोटेंशियल की बात की गई है। अनडाउटेडली ये हमारे इंडियन पेनिनसुला का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। इसे हम 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर अक्सर बोलते रहते हैं। यहाँ ब्लैक सॉइल रीजन है, ये इसका नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ वर्षा कम होती है। पहले कम वर्षा होना माना जाता था कि एक नेचुरल डिसफेवर है, नहीं, आज इसे हम एक नेचुरल फेवर भी मान सकते हैं। कारण है कि हम कम वर्षा वाली क्रॉप भी ग्रो करा सकते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर की बात होती है, वर्षा पोषित कृषि जिसे हम लोग कहते हैं, और उसमें अगर हम सिंचाई बिना किए ही खेती कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करने की पावर है, और मॉइस्चर रिटेन होता है तो हल्की सिंचाई या हल्की वर्षा पर भी क्रॉप उगाई जा सकती है। इसीलिए यहाँ कॉटन होता है। लेकिन गोदावरी का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, और इरिगेशन के द्वारा यहाँ अब गन्ने की भी फसल हो रही। गन्ना जो कि बहुत ज्यादा वाटर को कंज्यूम करता है, इसे लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये पानी खाता है, इसकी एफिशिएंसी वाटर को लेकर काफी कम है, लेकिन फिर भी डेक्कन ट्रैप पर हो रहा है। इस पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो अपना एक क्वेश्चन भी रेज करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये डेक्कन का अपना एक पोटेंशियल है। वहाँ की सॉइल के महीन कणों का अपना ये क्षमता है, दे रिटेन द मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड, इट मेक द सॉइल मोर सुटेबल। यही वास्तव में उस मृदा को और अधिक अनुकूल बना देता है। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे पोटेंशियल भी हैं कि डेक्कन प्लेट्यू की जो हाईलैंड्स हैं, जैसे कहा जाता है बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज, इन सब की ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है, मॉइस्चर रिटेन हो सकता है। तो साहब उम्मीद ये भी है कि डेक्कन ट्रैप पर हम एप्पल की बागवानी भी करवाएं। अब ये इस तरह के जब प्रश्न जब हम मैप पर देख रहे होते हैं, जियोलॉजी देख रहे होते हैं, उस समय हम लोग जो है क्लास में चर्चा करते हैं। जैसे आपके इस समय IAS आलमबाग में हमारे क्लासेस चल रहे हैं, और बच्चे बड़े कीन हैं, बड़े क्यूरियस हैं, वो इन प्रश्नों को उठाते भी हैं, मैप से रिलेट भी करते हैं। तो हमें काफी अच्छा लग रहा है कि
अच्छी सही दिशा और लेंथ में चल रहे हैं। और इस समय अभी 18-20 तारीख तक तो क्लासेस में चर्चा हमारी चली रही है, क्लासेस हो ही रहे हैं, अगस्त तक रहेगा ये। लेटर और नए बैचेस शुरू होंगे और नया सब्जेक्ट शुरू होगा। तो जैसे अभी ध्येय IAS आलमबाग में 21 तारीख से हिस्ट्री शुरू होगा, उसकी भी जानकारी बच्चों को रहती है, हमसे ज़्यादा आप लोगों को होगी। और पोटेंशियल की बात रही, आप क्लासेस में भी आके बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस छोटी सी चर्चा में हमें लगता है कि मैं शायद कुछ आपके डाउट क्लियर करने में सफल रहा हूँगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे एस्पिरेंट्स को आज का ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा। मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। थैंक यू हिमांशु जी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।